न हो सका, जिसके कारण डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल को कई हिस्सों में बांटकर कई एक्ट बनाए, जैसे हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम, हिंदू आवश्यकता और संरक्षण अधिनियम आदि। भारत की स्वतंत्रता के लिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार पुरुषों के समान प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें संपत्ति, विवाह और सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मुद्दों पर अधिकार नहीं थे। वे बेटी, पत्नी और बहू के तौर पर घर, खेत खलिहानों से लेकर उद्योग धंधों तक शामिल थीं, लेकिन सामाजिक ताने बाने की कई चुनौतियों से जूझ रही थी। हिंदू कोड बिल महिलाओं के समाजार्थिक दशा में सुधार करके उन्हें तरक्की और कामयाबी से जोड़ता था। हिंदू कोड बिल संसद में पास न करा पाने से अंबेडकर बहुत दुखी थे। उनका मानना था कि संविधान लिखने से भी ज्यादा खुशी उन्हें हिंदू कोड बिल पास होने से होती। यद्यपि हिंदू कोड बिल को कई टुकड़ों में बांटकर कई एक्ट पारित किए गए, लेकिन उनकी प्रभाविकता काफी हद तक कम हो गई। निश्चित तौर पर ये कानून महिलाओं की स्थिति समाज में बेहतर करने में सहायक बने, जिनसे आगे की राह भी आसान हुई है। फिर वह हिंदू महिलाओं के कानूनी अधिकार हो या मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता या तलाक के नियम में होने वाले बदलाव। आजादी से अब तक की इतिहास में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक मजबूती देते हैं। अभी हाल ही में 11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 को पुनः व्याख्या की गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने हालिया निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार और सहदायिक अधिकार का विस्तार किया गया है, जिसका संबंध हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक हिंदू महिला को पति की संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करती कि पिता जीवित है या नहीं। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के वर्ष 2005 में किए गए संशोधनों के विस्तार पर है। इसके तहत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में निहित भेदभाव को दूर करने का प्रयास है, ताकि बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार मिल सके। यह निर्णय संयुक्त हिंदू परिवारों के साथ जैन, बौद्ध, आर्य समाज एवं ब्राह्मण समाज से संबंधित समुदायों पर भी लागू किया जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के अनुसार बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया जाना चाहिए। बेटी जीवन भर एक प्यार करने वाली बेटी बनी रहती है। बेटी पूरे जीवन एक सहदायिक बनी रहेगी, भले ही उसके पिता जीवित हो या ना हो। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला अधिकारों के साथ डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल की जीत है, जो निश्चित तौर पर महिलाओं के उज्जवल भविष्य की नई इबारत लिखेगा। आने वाले समय में महिलाओं के विकास में मील का पत्थर बनेगा। तो यही है आज का मेरा जो मैं बोलना चाहती थी स्पीच। तो सभी लोगों को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितने योगदान किए हैं। सभी लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि सभी लोग इस चीज से अवगत हो सकें और दूसरों को भी इस चीज के बारे में बताना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती मैम, बहुत अच्छा आपने बताया कि हिंदू कोड बिल के बारे में जो महिलाओं को अधिकार दिलाया बाबा साहब ने। पिछले स्पीच में भी मैंने इसका जिक्र किया था, पिछले बार भी इसको मैंने इस पे पॉइंट फोकस किया था कि हिंदू धर्मों में
जो पुरुषों पे कोई पाबंदी नहीं थी कि वो कितना विवाह कर सकते हैं। शायद हम सबको पता भी हो, इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब वो एक व्यक्तित्व थे जिन्होंने ये बताया कि महिलाओं की जो स्वतंत्रता है उसको हमें कहीं से भी क्षण-भंगुर नहीं करना है। तो मैं अपनी बातों को संक्षिप्त में करते हुए जो पिछले सप्ताह जिनका टर्न था, मुझे याद तो नहीं आ रहा नाम, लेकिन डॉक्टर राजकुमार सर से पहले मैं एक मैम थी जो पिछले के जी पिछले सर, वो सप्ताह प्रियंका उनका मैम टर्न थी। था। प्रियंका मैम को मैं अवसर वो देना चाहूँगा कि वो यस सर। विचार को व्यक्त करें। थैंक यू। उसके पश्चात में डॉक्टर बुद्धाय। राजकुमार सर की बात करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रियंका मैम। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, हम सुन पा रहे हैं आप सबको। सुन पा रहे हैं मैम, बोलिए। मैं इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती हूँ सर, और डॉक्टर अंबेडकर और जी को मैं बहुत ही मानती हूँ। अपने शब्दों से व्यक्त करना चाह रही हूँ अपने विचारों को कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और हमारे सभी पूर्वजों और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और संविधान निर्माणकर्ताओं को मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि भारत की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में और मौलिक अधिकार के रूप में और विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से हमें एक उड़ान भरने के लिए आसमान प्रदान किया है। मैं नमन करती हूँ संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को। जब वो लॉ मंत्री थे तो हिंदू कोड बिल किसी कारण पास नहीं हुआ। मैं सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले को और सभी समाज सुधारकों को नमन करती हूँ जिन्होंने महिलाओं के संघर्ष को उजागर करने के लिए समाज में हमें ये स्थान प्रदान किया है। हम अपने पूर्वजों के इस संघर्ष को बेकार नहीं जाने देंगे। और प्रेजेंट में हमारे सर दीप आईएएस वाले सर तो हैं ही, उनके लिए मैं बहुत ही हृदय से नमन करती हूँ कि सर ने हमें ये संस्था प्रदान की है। हम अपनी समस्त भाई और बहनों को जब भी हमें कोई भी मतलब दिक्कत होती है तो हम बेझिझक होकर पूछ लेते हैं, भैया बहुत ही सहज सब शब्दों से बता देते हैं, वरना ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं है। हम इतना डरते थे पहले, मुझे तो फोन भी नहीं चलाने आता था। मैं आप सबके लिए नमन करती हूँ कि बस अपना आशीर्वाद और ये देते रहना, और सर के लिए मैं हृदय से नमन करती हूँ। और बस भैया लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि बस समाज में सभी नारियों का सम्मान करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका मैम। आपने जो विश्वास की बात कही कि हमें विश्वास है कि हमारे भाई और बहन आगे बढ़ेंगे, तो उस विश्वास को हम सबको कायम रखना है। और इस जैसा कि हम बाबा साहब के जीवन के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे थे, तो इसके संदर्भ में हम डॉक्टर राजकुमार सर के पास चलेंगे। वो अपना विचार हमारे समक्ष रखेंगे। डॉक्टर राजकुमार, अपने विचार रखे सर। डॉक्टर राजकुमार सर। जी सर, आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है सर, 5-5 मिनट में ये तो सर मैं बहुत अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं छोटे छोटे शब्दों में आपकी आज वॉइस 11 ब्रेक अप्रैल है। जी सर, है। बार बार ब्रेक हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो सर आज 11 अप्रैल है और नारी सशक्तिकरण पर यह संवाद हो रहा, तो नारी के विषय में मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि आज 11 अप्रैल इतना महत्वपूर्ण दिन है कि सामाजिक परिवर्तन के क्रांतिकारी नेता और स्त्री शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की आज जयंती है। उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनकी श्रद्धांजलि
उनको मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। और मेरी सभी से गुजारिश है कि सभी मेरे भाई बहन सभी ज्योतिबा फूले को एक बार साधुवाद कहें। सभी के लिए उनके 2 मिनट के लिए उनके लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनके लिए श्रद्धा पूर्वक नमन करें। क्योंकि ज्योतिबा, हेलो हेलो सर, जी यस सर, सर। सुन पा सर रहे सुन हैं। पा रहे हैं? जी जी, आप बोले। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने सुना होगा कि हमारे जो अग्रदूत रहे, नारी शिक्षा के क्रांतिकारी रहे ज्योतिबा फूले। मैं बाबा साहब पर भी 2 बात कहना चाहूंगा। पहले मैं जो हमारे पूर्वज रहे हैं ज्योतिबा फूले, आज उनका जन्मदिन है और उनके विषय में मैं इजाजत हो तो 2 शब्द बोलना चाहूंगा। इजाजत है सर? बिल्कुल सर, यस आप। सर। तो महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल सन 1828 को हुआ पुणे में, और उनकी मृत्यु 28 नवंबर सन 1890 में उनकी मृत्यु हुई और 27 में उनका जन्म हुआ। ये 19वीं सदी के एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सितंबर सन 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने प्रबल समर्थ आपकी आवाज कट रही है। राजकुमार सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी सर, सॉरी सर, उसके लिए देखो नेटवर्क प्रॉब्लम। में इसलिए पुणे में हुआ था और 1 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का निधन हुआ था। बड़ी दुख का उनका जो लालन पालन था, एक जो बहुत अच्छी सहायिका थी, उन्होंने उनका लालन पालन किया। 1840 में सावित्री बाई फूले के साथ उनका विवाह हो गया। मैं यही सन 1848 में, लेकिन इससे जो स्वर्ण वर्ग, स्वर्ण जाति के लोग थे, उन्हें ये बात रास न आई और उन्होंने इनके पिता से उन्होंने शिकायत की। इस पर इसकी शिकायत पर सुनकर उनके पिता ने अपने घर से भी इन्हें निकाल दिया गया। तो ये बहुत बड़े हमारे गरीबों के लिए बहुत बड़े वो हुए, समाज सुधारक हुए। इसके बाद मैं बाबा साहब पर बोलना चाहूंगा कि भारत मेरे प्रिय बहुजन साथियों, वैसे तो भारत ही नहीं, सारा संसार भी बाबा साहेब की विधाता जीवन शक्ति, त्याग व बलिदान से परिचित है। लेकिन आज देश विदेश से प्राप्त जानकारियों के अनुसार आपने भी ये सुना होगा कि जो शिक्षा बाबा साहब ने पाई है, उसकी लाइब्रेरी जितनी बड़ी है पूरे संसार में, इतनी बड़ी और किसी की लाइब्रेरी नहीं है जो बाबा साहब के नाम से है, लंदन में है। और बाबा साहब ने सन 1891 में इनका जन्म हुआ और 1856 में इनकी मृत्यु हुई। और इनके पुत्र की एक दर्दनाक बातें हैं, उनको लिए इजाजत हो तो मैं कहना चाहूंगा। इनके पुत्र यशवंत अम्बेडकर थे। यशवंत अम्बेडकर का जन्म सन 1812 में हुआ। यशवंत अम्बेडकर ने स्वयं को बहुजन आंदोलन से अलग रखा। वो क्यों? वो अपने पिता से खिन्न थे और घर में पिता पुत्र के बीच बहुत विवाद होते रहते थे। क्यों होते थे? कि सन 1935 में माता रमाबाई की मृत्यु के बाद
के बाद विवाद इतना बड़ा कि बाबा साहब दुखी हो गए और फिर उन्होंने यशवंत जी को व्यस्त रखने के लिए एक निजी प्रिंटिंग प्रेस खोल दिया। उस प्रिंटिंग प्रेस के संचालक में यशवंत जी ने स्वयं को पूरी तरह झोंक दिया और किसी दूसरे घर में रहने लगे। आखिर क्या वजह थी? बाबा साहब एकमात्र यशवंत जी एकमात्र पुत्र थे, उनसे नफरत करते थे। क्या वजह थी? वजह जान के आप भी मानने लगेंगे कि यशवंत अम्बेडकर का गुस्सा जायज था और वो सच बोलते थे। बाबा साहब का विवाह 1907 में हुआ और विवाह के 5 वर्ष बाद 1912 में यशवंत अम्बेडकर जी पैदा हुए। यशवंत ने अपनी आंखों के सामने 3 भाई, कौन कौन से थे? गंगाधर थे, रामादेश, राजरतन और एक बहन इंदु को भूख और बीमारी से दम तोड़ते हुए देखा। वह रोकता और अपने पिता को कहता कि क्यों करते हो व्यर्थ मेहनत, ये एहसान फरामोश दलित आपको भूल जाएंगे और दिन रात मंदिरों में घुसने के सपने देखेंगे। और बाद में यही हुआ। यशवंत जी सच बोलते थे। यशवंत जी ने देखा कि उनके भाई राजरतन की लाश को शमशान ले जाने की जगह उनके पिता दलितों के लिए बनाए गए साइमन कमीशन की मीटिंग अटेंड करने चले गए हैं। राजरतन की लाश को शमशान उनके चाचा और उनके सगे संबंधी ले गए। यशवंत ने देखा कि उनके भाई राजरतन की लाश को ढकने के लिए कफन के लिए उनके पास पैसा भी नहीं है। उन्होंने देखा कि माता ने अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ के कफन की व्यवस्था की। वह कोसता था अपने पिता को और कहता था कि इन एहसान फरामोश दलितों की भलाई के लिए क्यों मेरी माता को रुला रहे हो? ये एहसान फरामोश दलित आपको भूल जाएंगे और उपवास रखने में स्वर्णों से होड़ करेंगे। और बाद में यही हुआ। यशवंत जी सच बोलते थे। यशवंत जी ने अपनी आंखों से देखा कि उसके पिता तो स्कॉलर पे कोलंबिया में पढ़ रही हैं और मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना खर्च चलाने के लिए उनकी माता गोबर के उपले बना बना के बेचती है। उसने देखा कि उसकी माँ अपने बच्चों के इलाज के लिए रिश्तेदारों से बार बार विनती करती हैं और सहायता मांगती हैं, लेकिन रिश्तेदार बहाना बनाकर उन्हें बार बार टाल देते हैं। वह कोसता था अपने पिता को और कहता था कि इन एहसान फरामोश दलितों के लिए क्यों अपने परिजनों को दुखी कर रहे हो? ये एहसान फरामोश दलित आपको भूल जाएंगे और दिन रात देवी देवताओं को भजन गाएंगे। और बाद में यही हुआ। यशवंत जी सच बोलते थे। यशवंत जी ने अपनी आंखों से अपनी माता रमाबाई का सन 1835 में भूख और बीमारी से दम तोड़ते हुए देखा। इन सभी अनुभवों ने छोटी सी उम्र में ही यशवंत जी को दुनिया की कड़वी हकीकत से वाकिफ कर दिया। वो जानते थे कि बाबा साहेब अपनी जान न्यौछावर करते हैं, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए एहसान फरामोश दलित कभी उनकी बलिदानी ना समझेंगे। ये गद्दार लोग बाबा साहब को भूल जाएंगे और बढ़ और कि वही दलित बाबा साहब की जयंती में 10 रुपए का चंदा देने में भी नाक सुकड़ेंगे, लेकिन मंदिरों के लिए 5,000, 51,000 आदि की आसानी से दान कर देंगे। यशवंत जी जानते कि केवल 100-150 लोग ही जयंती मनाएंगे और उन्हें महार चमार भंगी ना समझें। और बाद में यही यशवंत जी जानते थे कि आरक्षण का अच्छा, ये तो हकीकत है मेरे भाइयों कि जिसकी नौकरी लग जाती है वो सबसे पहले अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को और शादी भी
एक के बाद एक बंगला बनाएंगे और एक बंगला बन जाने के बाद दूसरे बंगले का इंतजाम करेंगे और दूसरे के बन जाने के बाद तीसरे का इंतजाम करेंगे। यही क्रिया प्रतिक्रिया चलती चली जाएगी और एक दिन वो बंगले में रहने वाले तुम सबको भूल जाएंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है। हेलो यस सर, हेलो आपको सुन रहे हैं हम लोग। अभी इजाजत हो तो मैं कुछ और बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा समय है, आप बोले। इस लेख को पढ़ के यदि बाबा साहब के प्रति सम्मान जाहिर करना चाहते तो बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करो और बाबा साहेब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए बाबा साहेब के लिए ऐसा उद्देश्य, ऐसी क्रांति फैलाओ जैसे आज मेरे गुरु प्रवीण और मेरे साथी जगह जगह अपना ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान बांटना कोई खाला का धर्म नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ये तो बड़े नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। एक कबीर सिंह जी ने कहा था, कबीर कहे हैं जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटा। इस विषय में एक अंधी गाय थी, उसका बछड़ा मर गया। मालिक ने उसके चमड़े में भूसा भर के बछड़े का पुतला तैयार कर दिया। गाय अंधी थी बेचारी, वह बछड़े को तो देख नहीं सकती थी, लेकिन पहले की तरह उस पुतले को चाट कर दूध देने लगी। कबीर साहब जी कहते हैं, यह संसार भी उस अंधी गाय की तरह है। वह किसी देवता या भगवान को तो नहीं जानता और ना ही इसने देखा है, लेकिन उसकी पुतला बनाकर सदियों से उसे दूध से मिला रहा है। बाबा साहब ने भी कहा है कि देवता के नाम पर दान दक्षिणा बंद करो। इसी अंधी गाय की तरह पुतले का प्रेम, भय और लालच का दिखाकर सदियों से बहुजन समाज का शोषण जो होता रहा है, मैं उस भगवान को कैसे मानूं जो आरती की आवाज सुन लेता है लेकिन बहन बेटियों की दर्दनाक चीख और नहीं सुनता। यदि ईश्वर सब कुछ देखता तो आज मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की क्या जरूरत है? पत्थरों की मूर्तियां दूध पीती हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो तब होता जब मूर्तियां दूध देती और देश के गरीब भूखे नंगे बच्चे इस दूध भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो क्या मंदिरों में रेप होता है भगवान की मर्जी से? जब मनु के समय सारी नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब जब अधिकार नहीं था तो नारी को शिक्षा देने का अधिकार बाबा साहब और ज्योतिबा फूले ने हमें दिखाया। लेकिन आपको ये बड़ी सोचने लायक बात है कि उस समय सरस्वती को किस कॉलेज में पीएचडी मिली? बाबा साहब से पहले कैसे देवी बनी? ये भी चमत्कार बात है। मंदिरों में चोरी करने वाला चोर भगवान से नहीं डरता, बल्कि चोरी करते समय इंसान से डरता है। इस बात से डरता है कि कोई बड़ा है, भगवान या इंसान। जाति और वर्ण का खेल देखो, कैसा खेल है मेरे भाइयों। ब्राह्मणों के अनुसार 4 वर्ण हैं। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप? सर मैं बोल पाऊंगा? अच्छा सर, बिल्कुल। और बोलूं? मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा सर। अच्छा और 2 मिनट बोलिए आप, उसके बाद हम दूसरे को देंगे। अगर उस समय है तो पुनः हम आपके पास आएंगे। जी सर, जी। ब्राह्मणों के अनुसार हमारे
मनुस्मृति में लोग 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, शूद्र। अब आप देखिए, ब्राह्मण में एक जाति, क्षत्रिय में भी एक जाति है और वैश्य में भी एक वर्ण और एक जाति है, लेकिन शूद्रों में अनेक जातियां हैं मेरे भाइयों। जाति कितनी है? 6743 जातियों में। हेलो हेलो, यस सर, यस। ना तो मेरे भाइयों भाई और बहनों, ना तो ब्राह्मण किसी जाति में बढ़ना, हेलो सर, अनम्यूट। क्षत्रिय किसी जाति में। सर किसी का माइक ऑन है। सर कंटिन्यू। आप ब्राह्मण से जाति पूछेंगे तो कहेगा ब्राह्मण हूँ, क्षत्रियों से जाति पूछेंगे तो कहेगा राजपूत हूँ, और वैश्यों से जाति पूछेंगे तो क्या कहेगा? मैं। लेकिन यदि आपने किसी शूद्र से जाति पूछी, पहली बात तो हमारे समाज में ना टाइटल लगने से ही जाति का पता लग जाता है। शर्मा, यादव, पंडुस्वा आदि आदि नाम लगाते हैं, लेकिन शूद्रों के पीछे कोई नहीं। लेकिन शूद्रों की यदि जाति पूछो तो वो कहेगा मैं पासी हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं बैरवा हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं चमार हूँ, मैं मीणा हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं कोली हूँ, मैं माली हूँ, मैं नाई हूँ, बघेल हूँ, जाट हूँ, गुर्जर हूँ, काची हूँ। मैं कहाँ तक नाम बताऊं मेरे भाइयों। ये हमारी जाति 6743 जातियों को इन लोगों ने शूद्रों को बांट दिया, मतलब सब अलग अलग। पिटने का कारण समझ में आया। पिटने का कारण यह है कि हम सब अलग अलग जातियों में, अलग अलग जगह, अलग अलग उसमें बट गए, एक तो नहीं हुई। और ये लोग ब्राह्मणों में कितनी जाति हो, क्षत्रियों में कितनी जाति हो, ये सब एक हैं। शूद्रों को हिंदू बनाकर मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा कर ब्राह्मण राज करता रहता है, और जातियों में बांटकर एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ आपस में उलझाई रखता है। बाबा साहब ने कहा है कि शूद्रों की, हिंदू और जाति की पहचान ब्राह्मणों की सबसे बड़ी ताकत है, तो शूद्र ही शूद्र के रूप में पहचान। इसलिए दुश्मन की कमजोरी कोई हमें हमारी ताकत बनाना होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। मैंने ज्यादा समय लिया, उसके लिए मैं सभी का लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अंधविश्वास भगाओ और आत्मविश्वास। सभी के लिए साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय मेरी तरफ से। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी उम्दा जानकारी हम सबको दी, जिसमें हम लोग कभी इमोशनल भी हुए इसमें, और लेकिन जानकारी काफी उम्दा थी। इसके लिए मैं अपने सभी परिवार की तरफ से आपको, डॉक्टर राजकुमार सर को धन्यवाद देता हूं। एक बात डॉक्टर राजकुमार सर ने एक मिनट, जब हम बीटीसी बीएड करते थे, पूरी क्लास को रुला देते थे। एक दिन एक टीचर कहने लगी कि राजकुमार जी बस चुप हो जाइए, सारी क्लास रोने लगी है। ऐसे ऐसे विचार, ऐसी ऐसी कविताएं जब आई मेरे गुरु बाबा साहब की, उनकी दर्दनाक कहानी जब मैंने पेश की तो सारी क्लास रोने लगती थी। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ सर, आपने मुझे सुना। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सर। दीपक सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो जाइए। हाँ ठीक है, सॉरी और धन्यवाद। डॉक्टर राजकुमार सर ने बताया कि हमें वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। मतलब कि लोग क्या कह रहे हैं, हम आंख बंद करके उस पर विश्वास न करें,
अपने तर्क की कसौटी पे उसे खरा रखे और उससे समझने की कोशिश करे कि क्या ये वैज्ञानिक सोच है और या क्या ये सच्चाई हो सकती है। जैसे डॉक्टर राजकुमार सर ने बोला कि मूर्तियां दूध पी रही हैं, तो हम दूध पिलाने के पीछे ना जाए, बल्कि उसमें वैज्ञानिक सोच रखें कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्या कारण है। तो हमें पीछे होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी आंखों के सामने जो चीज दिखता है उस पे हमारा मस्तिष्क ब्लॉक कर दिया गया है कि आप उसे जानो मत, केवल मानो। और यही प्रॉब्लम हमारे समाज की और हम सबकी है कि हम केवल मानने के पीछे भाग रहे हैं, जानने के पीछे नहीं। तो हमें जानना है। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है कि हम सबको एक दिन इस विश्व से, इस दुनिया से जाना है। तो जाते वक्त हमारे मन में ये संतुष्टि का भाव रहे कि जीवन हमारे पास जितना भी था, मैं उसमें संतुष्ट हूं और मैंने जो कार्य किया उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। और जाते जाते वो संतुष्टि का भाव हमारे ऊपर होना चाहिए, न कि हम जीवन अपना आर्थिक सफलता से जिए और खत्म हो जाए। आर्थिक सफलता हमारी संतुष्टि नहीं हो सकती। व्यक्तिगत आर्थिक सफलता हमारी संतुष्टि नहीं हो सकती। हमारी संतुष्टि क्या है कि अगर आर्थिक सफलता हमारी संतुष्टि होती तो डॉक्टर प्रवीण सर आज गांव में नहीं जा रहे होते। डॉक्टर प्रवीण सर आज हमारे बीच इस तरह से नहीं पढ़ा रहे होते। उतनी अच्छी नौकरी के बाद, उतना अच्छा लग्जरियस लाइफ के बाद वो रात दिन जहां भी रहते हैं हमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर प्रवीण सर की जो संतुष्टि है ना, वो अरबों रुपए कमाकर वो संतुष्टि नहीं पाई जा सकती। तो हम उन्हीं के मार्ग पे चले। अगर आज बाबा साहब होते तो ऐसे लोगों को देख के उनके हृदय में एक संतुष्टि का भाव होता कि अभी कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं जो ये बहुतों से की संख्या में अधिक है। तो मैं बहुत समय नहीं लूंगा और एक वक्ता हमारे बीच होंगे जिनका नाम मुझे नहीं पता है, शायद वो वक्ता जी अगर हमारे सर, बीच में अब वो उमेश सर थे, लेकिन आई थिंक वो है नहीं आज, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया किसी कारण से। ओके ओके, तो कोई बात नहीं। तो उमेश सर थे और हमारे बीच अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। तो हम थोड़ा सा बाबा साहब के ऊपर, थोड़ा सा उनके जो आखिरी जीवन काल था उसमें बाबा साहब काफी हताश थे। हताश और निराश इसलिए थे कि वो जीवन में निरंतर अध्ययन, लेखन और जन आंदोलन और संघर्ष करते रहे। उन्होंने इसमें इतना अपने आप को व्यस्त रख लिया कि उनका स्वास्थ्य पे ध्यान ही नहीं गया और अंततः उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि वो अपने आप को अपंग सा महसूस करने लगे। केवल उनके स्वास्थ्य खराब होने के वजह से वो दुखी नहीं थे। दूसरी ओर दलित वर्ग के जो शिक्षित रवैये था, शिक्षित वर्ग का जो रवैया था, उससे वो बहुत आहत थे और कभी कभी वो रो पड़ते थे। उनका एक सेवक सुदामा और निजी करीबी सहायक नानक चंद रत्तू जी ने उनके हताश और निराश होने का कारण पूछा तो बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से ये कहा कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने जीते जी वंचित वर्गों को शासक के रूप में देखना चाहता था, लेकिन बीमारियों के कारण लगता है कि मैं उन्होंने रूढ़ मन से कहा कि मैं जो कुछ प्राप्त कर सका हूं उससे कुछ पढ़े लिखे लोग ही मजे ले रहे हैं, जो उनके कपटपूर्ण क्रियाकलापों के कारण बिल्कुल व्यर्थ है। उनके मन में दलित भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे तो मेरी कल्पना से भी आगे निकल चुके हैं, जहां तक बाबा साहब ने कल्पना भी नहीं की थी। वे अपने स्वार्थ में के लिए जी रहे हैं
कोई भी सामाजिक कार्य के लिए तैयार नहीं है। मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। ये बाबा साहब ने रोते हुए ये शब्द कहा था। आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह महसूस करता है कि हम आर्थिक रूप से जितने कमजोर नहीं हैं उतने मानसिक रूप से कमजोर हैं। आर्थिक रूप से जितने कमजोर और दरिद्र नहीं हैं उतने निश्चित तौर पे हम मानसिक रूप से हैं, क्योंकि हमारी आबादी भारत में 85% है। अगर 125 करोड़ आबादी में 85% निकालते हैं तो 85 करोड़ से भी ज्यादा हमारी जनसंख्या है। और एक एक रुपए का अगर सहयोग करे तो हम भारत में न जाने कितने शैक्षिक संस्थान बना सकते हैं, जिससे हजारों लाखों बच्चे उसमें इस सम्मान के साथ शिक्षा ले सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई एकेडमिक मर्डर नहीं होगा, कोई एकेडमिक शोषण नहीं होगा। एकेडमिक मर्डर, मैं समझता हूं कि आप सब लोग समझते होंगे कि एकेडमिक मर्डर क्या होता है। कि जब हमारे समाज से कोई बच्चा अगर उठने को होता है, लगता है कि उसमें वो क्वालिटी है, वो गुण है जो समाज को बदलने के लिए या समाज को प्रेरित करने के लिए ये काम कर सकता है, तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, जो हायर एजुकेशन कॉलेजेस हैं, वहां पे ऐसे बंदों का मेंटली और अल्टीमेटली फिजिकली एजुकेशनल मर्डर कर दिया जाता है। इस बात से मुझे नहीं पता कि कितने लोग इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन ये एक सच्चाई है। तो अगर हम मानसिक तौर पे दरिद्र हैं, न कि आर्थिक तौर पे, तो हमारी सोच क्या होगी कि हम मरने से पहले एक अपने चेहरे पे उस संतुष्टि वाला भाव के साथ मरे कि हमें जितना जीवन मिला था उतना में हमने अपना संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ अपने समाज को उठाने के लिए प्रयास किया। बाबा साहब ने कहा कि यदि तुम लोग मेरे कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो तुम लोग इसी दशा में यहीं इसी हाल में छोड़ देना, लेकिन कभी भी कोई भी सिचुएशन में इस कारवां को पीछे नहीं जाने देना। ये बात उनका आखिरी संदेश था हमारे समाज के लोगों के लिए। इस संदेश के 4 महीने बाद बाबा साहब ने आखिरी सांस ली और उन्होंने हम सब से अलविदा कह दिया। बाबा साहब की बात जो करें तो सबसे बड़ी बात है कि हम उनकी जीवनी पढ़े या उन्होंने क्या योगदान किया, वो महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कितना अपने जीवन में वर्तमान में उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जैसा डॉक्टर राजकुमार सर ने इंडिकेट किया कि दलित एहसान फरामोश हैं, उसका उस समय नहीं, ये प्रत्यक्ष उदाहरण आपके 16 अटेंडीज के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? डॉक्टर राजकुमार सर ने बताया कि हम एहसान फरामोश हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप सब भी रोज क्लास करते हैं और आप लोग भी सशक्तिकरण संवाद में जुड़ते हैं। ये अटेंडेंस 16 लोगों का जुड़ना ये बात को साबित करता है कि डॉक्टर राजकुमार सर जो बोल रहे हैं, तो हम लोग सच में एहसान, कोई दो राय नहीं है। और हम लोग को अगर पता है तो हम लोग बहुत उन्हें कि दूसरे लोग अगर हमें नीचा दिखा रहे हैं तो हम नीचे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बात को महसूस करते हैं और नीचे दिखाने के लिए जितना दूसरे लोग नहीं हमें नीचे कर रहे हैं, उतना हम स्वयं को नीचे करने में अपनी हर एक कोशिश जाने अनजाने करते जा रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा कि क्या, और ऐसे लोगों से सच में हम उम्मीद नहीं कर सकते
मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से सच में हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हम शिक्षा लेकर और आईएएस भी बन जाए तो हम व्यक्तिगत परिवार से बाहर निकल के समाज को सोच भी पाएंगे। तो आईएएस बनना और बड़े पोस्ट को हासिल करना एक सफलता हो सकती है, लेकिन वो समाज के लिए सफलता नहीं है, क्योंकि समाज हमारा बहुत पीछे है और उसके लिए बहुत सी त्याग करनी पड़ेगी। कभी-कभी मैं डॉक्टर प्रवीण सर के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनके घर में थोड़ी शिकायत उनसे रहती होगी। जैसे डॉक्टर राजकुमार सर ने बताया कि बाबा साहब से उनके पुत्र यशवंत को रहती थी। मैं ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ सर, ये मेरे मन में एक भाव आता है कि डॉक्टर प्रवीण सर इतना कुछ करते हैं, ऑफिस जाते हैं, हमारे लिए प्रिपेयर करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, उनको समय कब मिलता है अपने लिए? तो डॉक्टर प्रवीण सर ये अपना समाज को ही अपना परिवार मानते हैं और इसमें कार्य करना ही उनका सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन है। मनोरंजन कहीं दूसरे जगह नहीं है, हमारा समाज को हमें आगे उठाने में ही हमारा इंटरटेनमेंट है। तो मैं इस अपने वाणी को अभी विराम दूंगा और आप लोगों को मैं ज्वाइन करूंगा कि हम लोग आगे का प्लानिंग तो मेरे पास नहीं है कि आगे हमें किस तरह अगला सप्ताह में क्या प्रोग्राम करना है। बस मुझे एक संचालन की जिम्मेदारी मिली थी और इसमें मैंने अपने जो भी सामर्थ्य था उसमें प्रयत्न किया। तो अब अगर आप सबसे कोई प्रश्न हो या कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है, आप लोग पूछ सकते हैं और वार्तालाप कर सकते हैं। जानकारी मिली है विषय में 2 मिनट लेना चाहूंगा, इजाजत है? थैंक यू सर। जी सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को मिला विश्व में और किसी को नहीं मिला। नंबर 1, बाबा साहब ने जो विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैंने 35 विषयों पे गंभीर अध्ययन किया और शोध किया। मेरे प्रिय भाई और बहन सभी इनको लिखें कि मेरे बाबा साहब ने किस किस विषय पर 35 विषयों पर अध्ययन किया है। यदि जो लिखना चाहे इजाजत हो तो सर मैं वो विषय बता सकता हूँ। यस सर। हेलो, आवाज नंबर 1 अर्थशास्त्र, नंबर 1 अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स पर, नंबर 2 कॉमर्स पर, नंबर 3 सोशियोलॉजी, नंबर 4 हिस्ट्री, नंबर 5 भारत विद्या, नंबर 6 आचार नीति, नंबर 7 नृतत्व शास्त्र, नंबर 8 मिलिट्री साइंस, नंबर 9 राजनीति शास्त्र, नंबर 10 नैतिक दर्शन, नंबर 11 पुरातत्व। हेलो जी बताएं, आप बोले। अच्छा, यस सर। 11 नंबर। नंबर 12 कानून, नंबर 13 संविधान, नंबर 15 धर्म, नंबर 18 नंबर 19 मानव अधिकार, नंबर 20 पत्रकारिता, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। नंबर 23 श्रमिक समस्याएं, नंबर 24 औद्योगिक समस्याएं, नंबर 25 बांध अभियांत्रिकी, नंबर 27 पिछड़ी अनुसूचित जाति व जनजाति की समस्याओं पर, नंबर 28 शिक्षा पद्धति, 29 जन
32 जूरिस प्रेडेंस, 33 आध्यात्मिक विद्या, 34 व्यवसायी कानून, 37 जो महत्वपूर्ण है सर, अमेरिकी रेलों का अर्थशास्त्र। 38 है अमेरिकी इतिहास और 39वां है भूगोल। थैंक यू सर। ये बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। धन्यवाद सर, मैंने बहुत समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार सर। और हमारा समय समापन की ओर हो रहा है। ऑनरेबल सरिता मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है, शायद वो कुछ बोलना चाह रही हैं। सरिता मैम, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज मैम। पूरी तरह नहीं। आप शायद जर्नी में हैं, इसलिए वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। मे बी नेटवर्क इशू है। हाँ, नेटवर्क इशू है। ठीक है, कोई हैंड रेज कर रहा था, कोई किसी का कोई प्रश्न था, मैंने अभी देखा कोई हैंड रेज कर रहा था, वो अपना प्रश्न कर सकते हैं। या जो सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जी। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रविकांत पटेल। ये चीजें देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज जो है आज की डेट में काफी पीछे, मतलब अपनी स्थिति में देखा जाए तो बहुत पीछे हो चुका है। और जैसे कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर प्रवीण सर हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन को जगाया जाए, उनको मतलब उनको उनका अधिकार दिलाया जाए, सब कुछ मतलब बहुजन के बच्चों को पढ़ाया जाए, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी बहुजन समाज अपना स्वयं नहीं जग रहा है। जैसे डॉक्टर राजकुमार सर बताए कुछ चीजें, तो उससे मतलब अगर उससे एक निष्कर्ष निकाला जाए तो फिर बहुजन समाज किस स्थिति में पीछे हो रहा है। देखा जाए तो जो कास्ट पे जो ब्राह्मणवाद है, हिंदूवाद है, तो उसमें वो लोग जो ब्राह्मण होते हैं कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, उस रूल्स के माध्यम से लोगों को मतलब अपनी बातों से मनवाते हैं और अपने अपने आप को राज करते हैं। वहां पे रूल्स है साम दाम दंड भेद, ये 4 चीज वो सब अपनाते हैं और 4 ही चीजों के माध्यम से वो सब सभी शूद्रों के ऊपर, यहाँ तक कि क्षत्रिय के ऊपर, वैश्य के ऊपर भी राज करते हैं ब्राह्मण लोग। तो क्या हम सब अंबेडकरवादी मिलकर ये रूल्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं? हम सब भी ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो दूसरी स्थिति में अप्लाई कर रहे हैं, हमें दूसरी स्थिति में अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे हम आप कोई भी आदमी है जो बहुत ये अंबेडकरवादी विचारधारा का है और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मान रहा है, फिर भी बहुत सारे बहुजन ऐसे हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थिति को, उनके कार्यों को नहीं समझ रहे हैं। तो हम सब उन्हें किस तरह से समझाएंगे? हम सब तो समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुजन लोग जो है, बहुत सारे लोग हैं या हम में जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महत्वपूर्ण कार्यों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम सब कैसे समझा सकते हैं उनको? तो यहाँ पे थोड़ा एक विचार आया है मेरे माइंड में, मैं बोलना चाहूंगा। विचार यही है कि जी सर, ये विचार मेरे माइंड में ये है कि जैसे जब क्या होता है, आज के डेट में भी बहुजन समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है।
लेकिन उससे पहले जब वो परेशान हो रहे हैं, उससे पहले यदि आप हम कोई भी व्यक्ति उनके पास जाएगा, ये बताएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये योगदान दिया, वो योगदान दिया, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। ज्योतिबा फूले ने ये योगदान दिया, महिलाओं को बताया जाएगा कि माता सावित्रीबाई फूले ने ये योगदान दिया, वो महिला नहीं मानने के लिए तैयार होती है। और कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति है, वो भी नहीं मानने के लिए तैयार होता है। लेकिन हाँ, कुछ ही दिनों बाद उसको किसी दूसरे ब्राह्मण द्वारा परेशान किया जाता है, या फिर बाद में दूसरे लोगों द्वारा परेशान किया जाता है। तब जब वो परेशान हो रहा हो, उस समय अगर हम जाके उसको बताएंगे और उसका मतलब समर्थन भी करेंगे, उसकी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, तो उस वक्त पे वो समझ सकता है कि हाँ, सच में बहुजन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले ने हमारे लिए कुछ काम किया है। क्योंकि जब समस्याएं होती हैं तभी हमें दवाई की कीमत पता चलती है कि कितनी कीमती है दवा। और उससे पहले जब सेहत अच्छा रहता है तो किसी भी व्यक्ति को दवाई की कीमत नहीं पता रहती है कि कितनी कीमती है दवा। तो जब बहुजन को समस्या हो, हाँ, हम सब प्रयास कर रहे हैं, तब कोई प्रयास करे कि मतलब बहुजन समाज को मतलब जगाया जाए, उनको एकाग्र किया जाए, उनको एकता लाया जाए, उनमें मतलब शिक्षित बनाया जाए, सब कोई प्रयास करे। लेकिन ये हमारा प्रयास जो रहेगा बहुत दिन तक सफल नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा भी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जब बहुजन समाज में समस्याएं रहेंगी और अचानक आ जाएंगी उनकी समस्याएं, तो हम उस समस्याओं का समाधान निकालेंगे और फिर उस समय उनको समझाएंगे, तो हाँ, वो आपका बहुजन समाज समझ जाएगा। दूसरी बात, जैसे बहुजन समाज, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बोला था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आजकल देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज जो है शिक्षित बन जा रहा है, किसी तरह से भी, कहीं से भी संगठित नहीं हो पा रहा है। संघर्ष करने के लिए वो करता है संघर्ष, किस क्षेत्र में संघर्ष करता है? लड़ाई झगड़े में संघर्ष करेगा, अपने भाई को उजाड़ने में संघर्ष करेगा, इन सभी क्षेत्रों में वो बहुत अच्छी तरह से संघर्ष करता है, लेकिन कभी समाज को एक करने में संघर्ष नहीं करता है। यहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारों की हत्या हो जाती है, जहां पे वो समाज अपने भाइयों को बांटने में संघर्ष कर रहा है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अपने भाइयों को एक करो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सभी लोगों को ये विचार रखना पड़ेगा और अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, और साथ में समाज के लोगों को भी बदलने की आवश्यकता है कि सबसे पहले जो भी हम सब संघर्ष कर रहे हैं, वो तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए संघर्ष करें। ये अगर हम सब इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, तभी हमें सबको सफलता मिल सकती है। अपना समाज जागरूक हो सकता है, समाज में एकता आ सकती है, समाज मजबूत हो सकता है, और सत्ता भी इसी माध्यम से ही आएगी। और जब तक बहुजन समाज सत्ता में नहीं आएगा, तब तक बहुजन समाज का उत्थान होना स्वाभाविक नहीं है। बस मैं इतनी बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद आप सभी को। जय भीम। सर, बहुत ही सराहनीय विचार हैं। थैंक यू सर। सर, हम लोग का समय समाप्त हो चुका है। हेलो, कोई कुछ कह रहा था क्या? अभी जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? सर, ये धन्यवाद पे एक विचार हो जाना चाहिए। अगली बार जो क्वेश्चन है धन्यवाद पे हो जाना चाहिए। जी सर, मेरे पास दिशा निर्देश नहीं है, इसलिए मैं एक आप ही की तरह एक सामान्य छात्र हूँ यहाँ परिवार का, तो मैं उस पे प्रस्ताव रख सकता हूँ पर निर्णय नहीं ले सकता। तो क्योंकि मेरे पास कई दिन से ये विचार चल रहा है कि मान लीजिए सर ने इतनी मेहनत की और आपने 2 वर्ड में धन्यवाद कह के समाप्त कर दिया। अटेंडेंस आप देख ही नहीं। तो इस सही बोला सर ने। तो ये धन्यवाद प्रवीण सर को देने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम जैसा मैं समझ पा रहा हूँ यही है बात। हेलो डॉक्टर राजकुमार सर,
प्रवीण सर को धन्यवाद देने के लिए एक विशेष प्रोग्राम करने का सलाह दे रहे हैं आप, अगर मैं सही हूं तो? सर करेंगे, अवश्य करेंगे। अच्छा, तो हम लोग ये प्रस्ताव रख सकते हैं। अभी तो मैं इसके विषय में निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन अच्छा प्रस्ताव है आपका सर। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अपने खास विचार रखे। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े उन सबका धन्यवाद। और विशेष तौर पर प्रवीण सर का तो धन्यवाद शब्द काफी नहीं है, और मेरे पास शब्द भी नहीं है कि उनको कैसे क्या कहा जाए। सरिता मैम से के पास एक बार पुनः चलूंगा, थोड़ा सा अगर वो कुछ हमारे बीच बोल पाए तो 2 मिनट। सरिता मैम, आप हमें सुन पा रही है? अच्छा जी मैम, बोले। नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं मैम। सर नेटवर्क इशू है, इसलिए आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो हम लोग इस संवाद को यहाँ समाप्त कर सकते हैं। आप सबका अगर कोई प्रश्न ना हो तो। यस सर, कर सकते हैं। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि नेक्स्ट वीक के लिए और भी कुछ लोगों के नाम अगर लिखवाना चाहें तो लिखवा हाँ, लीजिए। ये कर सकते हैं हम लोग कि नेक्स्ट वीक, अभी हमको पता भी नहीं है कि हम किस संदर्भ में वार्ता करेंगे, नहीं, क्योंकि अभी तो ये चल रहा है ना कि हमें बाबा साहब के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर के आनी है और फिर यहाँ पर शेयर करनी है, तो उन्हीं के बारे में भी करना है। तो हम कर सकते हैं, स्वेच्छा से अपना नाम दे कि अगले सप्ताह कौन इस पर प्रकाश डालना चाहेगा बाबा साहब के योगदान पे और वर्तमान योगदान पे, वर्तमान में कैसे हम उनके कारवा को आगे बढ़ाएं। तो जो स्वेच्छा से अपना नाम दे कि हम यस सर, करेंगे। रविकांत पटेल आगे बोल। रविकांत, यस सर, रविकांत सर, और 3 लोग दे सकते हैं। रविकांत सर, हेलो भाई। यस सर। और बोलो भाई। यस सर, यस सर, मैं बोल सकती हूँ। आपने तो बोलना है तो हम नेहा मैम को दिया जाए। नेहा मैम, जी सर, ठीक है सर। आप अगले मतलब नेक्स्ट मीटिंग में आप अपना विचार रखना चाहेंगी? जी सर, जी सर। नेहा मैम, ठीक है। और हमारे बीच है सूरज सर। सूरज सर, आपके अलावा मुझे और कोई दिख नहीं रहा है, तो जी बिल्कुल सर, नमो बुद्धाय, मैं बिल्कुल अपने विचार रखूंगा, तो आप मेरा भी नाम लिख लीजिए सर। सूरज सर, ठीक है। और एक व्यक्ति तो चाहिए हमको जो विचार रखे अगले सप्ताह। सर समय मिले तो मेरा नाम लिख देना। हाँ, डॉक्टर राजकुमार सर बिल्कुल आपको रखेंगे। और एक लोग को हम चाह रहे थे कि आपका विचार हमें बहुत प्रभावित करते हैं डॉक्टर राजकुमार सर, उम्दा बोलते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बेबाक वक्ता है आप। एक और शख्स को मैं चाहता हूं कि वो जुड़े हमारे साथ। थैंक यू। कोई अपने स्वयं से अपना नाम दे तो अच्छा लगेगा हमको भी, ऐसा ना हो कि वो फोर्सफुली लगे। चलिए, विकल्प में तो राजकुमार सर को हम रखते हैं, अभी नहीं दे डॉक्टर राजकुमार सर को। जी जी, हेलो, हाँ, वीरपाल सिंह। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय सर, वीरपाल सर। मेरा नाम भी लिख लीजिएगा। जी जी, जय भीम नमो बुद्धाय सर। वीरपाल जी, जय भीम नमो बुद्धाय सर, मेरी तरफ से साधुवाद। थैंक यू, आप सबको भी साधुवाद। मुझे एक्चुअली भी कोरोना हुआ है, तो मैं अभी रेस्ट पे हूँ। ओके, आप जल्दी ठीक हो जाए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। सो सैड सर, जल्दी सही होंगे सर, आप चिंता मत करिए सर। हाँ, कोई बात नहीं, सब ठीक चल रहा है। यहाँ पे अपने संवाद को
विराम कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी थैंक को यू सर, साधुवाद आपका भी मेरी नमो तरफ से। बुद्धाय सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय। ओके गाइस, बाय। धन्यवाद। बाय। सर Thank ऐसा you, sir. समय कब मिलेगा जब हम एक साथ होंगे? हेलो सर सर, ऐसा समय कब मिलेगा जब हम एक साथ होंगे सभी लोग? केवल वॉइस दूसरे को ना पहचाने, हम एक शक्ल से भी पहचाने। हाँ एक बार मिले, और मुझे नहीं पता सर, एक बार मिले। क्या सर? Yes, sir. अभी सर क्या हुआ, प्रेजेंट में पूरे इंडिया में एससी वालों की स्कॉलरशिप रोक दी गई है, स्कॉल फीस रोक दी गई है, और हमारा एमएड का लास्ट सेशन था और सभी बच्चों को परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया है। तो ऐसे ही जो हमारी उच्च शिक्षा है हमारी, उनको ये जो सरकार है ये रोकने पे लगी हुई है। ये नहीं चाहती कि हमारे एससी वालों को उच्च शिक्षा मिल पाए। जी तो सर ये सर हम कई इस ओर भी यूनिवर्सिटी में ध्यान देंगे। कई समाज है। हम अब जैसे कुछ जी यूनिवर्सिटी में जैसे EK-TU में है जो ये ओबीसी के बच्चों का रोका गया है, कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एससी के बच्चों का रोका गया है, जबकि जनरल के बच्चों का हर एक स्थानों पे स्कॉलरशिप आ चुकी है। अब जैसे आ कुछ चुकी यूनिवर्सिटियां जो है है। हमारा बैंकिंग सिस्टम, हम लोग इकोनॉमिक में पढ़ रहे थे कि लोन की जिसको आवश्यकता होगी उसको लोन नहीं दिया जाएगा, जैसा बैंकिंग सिस्टम में हम पढ़ रहे थे। तो सर ओवर हो गया है, और हम लोग फिर वार्ता करेंगे इस संदर्भ में। और ये प्लेटफॉर्म जो है सर, हम लोग को सब कुछ ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म का यूज करना है। हेलो जी सर, जी सर, हाँ, जी सर। तो हम लोग मिलेंगे, मुझे विश्वास है शीघ्र मिलेंगे। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप सभी धन्यवाद सर। धन्यवाद बाय sir. बाय गाइस, बाय बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय सर।